नमस्कार दोस्तों, मैं शैल। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ओसीडी के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाले प्राइमरी टाइप्स को जानने की कोशिश की है। तो उस वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और इसी के साथ साथ मैंने ओसीडी को मैनेज करने के संदर्भ में कई सारे ट्रिक्स बताए हैं, उनके भी वीडियो के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो सारे के सारे वीडियोज़ आप ज़रूर देख लीजिए। तो फिलहाल आज के वीडियो में हम सेकेंडरी टाइप ऑफ ओसीडी के पहले 4 टाइप्स को जानने की कोशिश करेंगे और फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको सेकेंडरी टाइप ऑफ ओसीडी के बचे हुए टाइप्स को बताऊंगा। और फिर उसके बाद की वीडियो में मैं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप ऑफ ओसीडी के फीचर्स बताऊंगा। और फिर उसके बाद के वीडियो में मैं आपको इन टाइप ऑफ ओसीडीज को मैनेज करने के बारे में बहुत ही आसान वाली ट्रिक्स बताऊंगा, जिनको अप्लाई करके आप बड़ी ही आसानी से आपके ओसीडी को मैनेज कर पाओगे। ओके, पर आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ बातें मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, और वो ये है कि कृपया करके मेरी इन सारी वीडियोस को आप किसी भी प्रकार की गाइडेंस, एडवाइस या ट्रीटमेंट की तरह से ना ले, क्योंकि ये सारे के सारे वीडियोस सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे और जानने की कोशिश करते हैं पहला सेकेंडरी टाइप ऑफ ओसीडी, जिसका नाम है हॉर्डिंग ओसीडी। तो दोस्तों, हॉर्डिंग ओसीडी जो होता है, इसके 2 वेरिएंट्स होते हैं। इसमें पहला वेरिएंट ये होता है कि जो भी बंदा इस टाइप ऑफ ओसीडी से अफेक्टेड होता है वो कंपल्सिव बाइंग की प्रोसेस में चला जाता है। मतलब जरूरत ना होते हुए भी ढेर सारी चीजों को वो खरीदना शुरू कर देता है, और खरीदते खरीदते इतना खरीद लेता है कि उसको खुद के घर में उन चीज़ों को रखने के लिए सही से जगह नहीं होती है। हर रूम जो होती है वो चीज़ों से भरी पड़ी होती है, यहाँ तक कि उनके टॉयलेट और बाथरूम भी जो होता है वो भी उन्होंने चीज़ों से भर दिया होता है। और ऐसी हालत हो जाती है कि उन्हें खुद पता नहीं होता है कि उन्होंने कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ें रखी हुई है। तो ये जो कंपल्सिव बाइंग होता है वो इस तरीके से होता है कि उस बंदे के मन में या तो कोई चीज देखने के बाद या फिर सडनली किसी ट्रिगर के चलते चीजों को बाय करने की एक ऑब्सेशन मन में पैदा हो जाती है, और उसके चलते वो कंपल्सिव एक्टिविटी करता है और जाकर वो इन चीजों को खरीदता है। और इन चीजों को खरीदते वक्त कई बार वो 1 या 2 आइटम्स से वो उनको सेटिस्फाई नहीं होता है, तो इसी वजह से 1 दर्जन या 2 दर्जन भी वो आइटम्स को खरीद लेता है। जैसे कि राइटिंग पेन है, तो अगर राइटिंग पेन खरीदना हो तो कोई आम इंसान जो है वो 1 या 2 राइटिंग पेन ही खरीद लेगा, पर ये ऐसे नहीं करते हैं। ये लोग 1 या 2 दर्जन राइटिंग पेन्स खरीद लेते हैं। और ये जो भी कंपल्सिव बाइंग होती है, इसके पीछे का एक थॉट ये होता है कि अगर मैं ऐसी कंपल्सिव बाइंग नहीं करूंगा तो इसके वजह से या तो मेरी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, या फिर मेरे लव्ड वन के लाइफ में कोई बहुत 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 बड़ी वाली प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसी थॉट को काउंटर करने के लिए ही वो क्या करते हैं, ये कंपल्सिव बाइंग वाला एक्शन वो करना शुरू कर देते हैं। या फिर उनके मन में दूसरा ख्याल ये भी आता है कि अगर इन चीज़ों को मैंने अभी नहीं खरीदा तो हो सकता है कि फ्यूचर में जब भी कोई इमरजेंसी पैदा होगी तब मुझे ये चीज़ें मिल ही ना पाए। तो ऐसा ना हो, तो इसलिए बेहतर है कि मैं इन सब चीज़ों को अभी खरीद के रख लूँ। ओके, तो ये होता है कंपल्सिव बाइंग वाला हॉर्डिंग ओसीडी का पहला वेरिएंट। इसके बाद दूसरा वेरिएंट यह है कि जो भी बंदा इस टाइप ऑफ ओसीडी से अफेक्टेड होता है वो घर की पुरानी से पुरानी कबाड़ हो चुकी चीजों को भी घर से बाहर फेंकता नहीं है, कबाड़ी को वो कभी भी देता नहीं है। जैसे कि पुराना टूटा फूटा फर्नीचर, पुरानी साइकिल, पुरानी इलेक्ट्रॉनिक चीजें, फटे हुए कपड़े, पुरानी तस्वीरें, और ऐसे ढेर सारी और चीजें होती हैं जिनका आज के डेट में कोई यूज नहीं होता है और वो चीजें ठीक भी नहीं की जा सकती हैं, फिर भी इन चीजों को जो है वो घर में वो संभाल के रखता है। और इस एक्शन के पीछे भी उसका यही थॉट होता है कि अगर मैंने इन चीजों को फेंक दिया तो इसकी वजह से या तो मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी या फिर मेरे लव्ड वन के लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। या फिर दूसरा थॉट ये होता है कि भले ही ये चीजें आज की डेट में कबाड़ हो चुकी हैं, ये ठीक नहीं की जा सकती हैं, पर फिर भी हो सकता है कि फ्यूचर में अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो फिर इन्हीं चीजों का जुगाड़ करके
मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैं इनको संभाल के रखूंगा। ओके, तो ये होते हैं हॉर्डिंग टाइप ऑफ ओसीडी के दो वेरिएंट्स। तो इसके बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ सेकेंडरी ओसीडी, जो कि है फिजिकल हार्म वाला ओसीडी। तो जो भी बंदा इस टाइप ऑफ ओसीडी से अफेक्टेड होता है ना, उसके मन में हमेशा ही खुद को या फिर ज्यादातर केसेस में दूसरों को हार्म करने के बारे में विचार आते रहते हैं। और ये विचार जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कंपल्सिव होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक भी उसे लगते हैं, और इसी के साथ साथ वो इन थॉट्स को चाह कर भी रोक नहीं पा रहा होता है। तो फिर इसी वजह से उस बंदे के मन में हमेशा ही एक डर लगा रहता है कि क्या हो अगर किसी दिन वो खुद के इन थॉट्स को बिल्कुल भी कंट्रोल ना कर पाने के चलते उन थॉट्स को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे, यानी कि उन थॉट्स के ऊपर बेस्ड एक्शंस लेना शुरू कर दे, तो क्या होगा। जैसे कि किसी को गला दबाकर उसकी जान लेने की कोशिश करना, या फिर किसी के ऊपर खौलता हुआ पानी या फिर तेल उड़ेल देना, या फिर किसी नुकीली चीज से किसी को स्टैब कर देना, या फिर किसी ऊंचाई वाली जगह से किसी को भी धक्का देकर नीचे गिरा देना। ओके, और फिर इन्हीं सब विचारों के चलते जो होता है ना, वो बंदा बहुत ही ज्यादा घबराने लग जाता है, और फिर इसी वजह से वो लोगों से, दुनिया से दूर दूर रहने लगता है, क्योंकि वो सोचने लगता है कि अगर मैं दुनिया के पास नहीं रहूंगा, लोगों से दूर रहूंगा, तो क्या होगा, अगर मेरे मन में ऐसे थॉट्स आते हैं और अगर उसको मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता भी हूँ, तब भी जब कोई आजू बाजू मेरे होगा ही नहीं, तो मैं किसी को भी हार्म नहीं पहुंचा पाऊंगा। तो इसीलिए वो दुनिया से जो है वो दूर रहने लगता है। पर वो जितना दूर रहने लगता है उतना ही उसके अंदर ये लोनलीनेस पैदा होने लगता है, उससे वो और ज्यादा डिप्रेस फील करने लगता है, और फिर इसी के चलते ये पूरा लूप चलना शुरू हो जाता है। ओके, तो यही होता है फिजिकल हार्म वाला ओसीडी। कुछ लोग जो है वो इसको प्योर ओसीडी इस नाम से भी जानते हैं। ओके, तो इसके बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ सेकेंडरी ओसीडी, जो कि है अननेचुरल एंड वायलेंट टाइप ऑफ सेक्सुअल थॉट वाला ओसीडी। तो जो भी बंदा इस टाइप ऑफ ओसीडी से अफेक्टेड होता है ना, वो हमेशा ही अपोजिट जेंडर के प्रति एक अजीब व गरीब प्रकार का वायलेंट एंड अननेचुरल टाइप ऑफ सेक्सुअल अट्रैक्शन रखता है। और ज्यादातर मामलों में उनका ये वाला अट्रैक्शन जो होता है वो उस अपोजिट टाइप ऑफ जेंडर के इंसान के साथ होता है, जो कि उम्र में उनसे काफी बड़ा होता है। और कुछ कुछ मामलों में तो इस टाइप का अट्रैक्शन उन्हें खुद के ही किसी फैमिली मेंबर के साथ भी हो सकता है। तो इसी के चलते इस टाइप ऑफ ओसीडी से अफेक्टेड इंसान के दिमाग में हमेशा ही बस एक ही थॉट चलता रहता है कि किस तरीके से ऑपोजिट जेंडर वाले किसी इंसान के साथ वो किसी भी प्रकार की वायलेंट एंड अननेचुरल टाइप की इंटीमेट एक्टिविटी कर पाए। तो जब भी ऐसी कंपल्सिव थॉट्स उसके मन में आती हैं, तो उसके चलते उसके मन में सेक्स के प्रति एक अर्ज पैदा हो जाती है, और फिर उस अर्ज को सेटिस्फाई करने के लिए ज्यादातर मामलों में ऐसे पेशेंट जो होते हैं वो पोर्नोग्राफी का सहारा ले लेते हैं, और फिर उसके चलते बाद में कई सारी गंदी वाली हरकतें भी वो करने लग जाते हैं। ऐसी गंदी हरकतें करने से उन्हें टेम्पररी बेसिस पर किसी प्रकार का साइकोलॉजिकल हैप्पीनेस महसूस जरूर होता है, पर अगले ही पल उन्होंने ये क्या कर दिया है, ऐसी गंदी हरकतें उन्होंने कैसे की है, ये सोचकर उनमें गिल्ट भी पैदा हो जाता है। तो फिर ये जो सारी प्रोसेस होती है इसका एक लूप बनता चला जाता है, और फिर इस लूप से वो इंसान चाह कर भी निकल नहीं पाता है, और फिर इसी वजह से इस टाइप ऑफ ओसीडी से अफेक्टेड इंसान जो होता है वो कभी भी अपने लाइफ पर, अपने करियर पर फोकस ही नहीं कर पाता है, और इसी वजह से उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। ओके, तो ये होता है अननेचुरल एंड वायलेंट टाइप ऑफ सेक्सुअल थॉट वाला ओसीडी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं नेक्स्ट वाला सेकेंडरी टाइप ऑफ ओसीडी। और ये नेक्स्ट वाला सेकेंडरी टाइप ऑफ ओसीडी है
अल्टरनेट चॉइस वाला ओसीडी। तो जो भी बंदा इस टाइप ऑफ ओसीडी से अफेक्टेड होता है ना, उसके मन में हमेशा ही हर चीज के बारे में अल्टरनेट चॉइसेस को एक्सेप्ट करने वाला थॉट ही ट्रिगर होता रहता है। तो इसीलिए उसके लाइफ की हर छोटी बड़ी एक्शन, हर छोटी बड़ी एक्टिविटी जो होती है वो जो है वो अल्टरनेट चॉइस के बेसिस पर ही करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये बंदा किसी भी बिल्डिंग में जा रहा है तो उसकी जो सीढ़ियां हैं उसको चढ़ते वक्त वो अल्टरनेट चॉइस करता है। इसका मतलब ये है कि अगर वो फर्स्ट स्टेप पर पहले चढ़ता है तो सेकंड स्टेप जो है वो छोड़ देता है, डायरेक्टली थर्ड स्टेप पर पाँव रखता है। और जबकि अभी थर्ड स्टेप पर पाँव रख दिया है तो अभी फोर्थ स्टेप को छोड़ देता है और डायरेक्टली फिफ्थ स्टेप पर ही पाँव रख देता है। और इसी तरीके से फिर स्टेयर्स को उतरते वक्त भी इसी तरीके से अल्टरनेट वे में ही वो उतरता चला जाता है। या फिर ऐसे इंसान को अगर आप किसी भी चीज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कोई चॉइसेस देते हो तो उनमें से भी वो अल्टरनेट चॉइस ही चूज करता है। और ये करते वक्त कई बार उसे पता होता है वो जो भी अल्टरनेट चॉइस एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्चुअली उसके फेवर में नहीं है, वो एक्चुअली उसके लिए सही नहीं है, तब भी वो अल्टरनेट वाला वही चॉइस एक्सेप्ट करता है। इसी तरह से फर्श पर चलते वक्त भी वो अल्टरनेट फर्श पर ही पाँव रखता है। मतलब फर्स्ट फर्श पर अगर किसी रूम के उसने पाँव रखा है तो फिर वो सेकंड फर्श पर पाँव नहीं रखता है, वो डायरेक्टली थर्ड फर्श पर पाँव रखता है। और चूंकि अब थर्ड फर्श पर पाँव रख दिया है तो फिर वो डायरेक्टली क्या करता है, फोर्थ को छोड़ देता है और फिफ्थ वाले फर्श पर ही पाँव रखता है। तो इसी तरीके से वो खुद के लाइफ के हर छोटे बड़े एक्शन और हर छोटे बड़े डिसीजन में जो है ये अल्टरनेट चॉइस वाला ही फंडा इस्तेमाल करता है। तो ये अल्टरनेट चॉइस वाला फंडा ये लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे हर एक इंडिविजुअल पेशेंट का सरफेस पर दिखने वाला अलग अलग रीजन हो सकता है। पर एक्चुअली देखा जाए तो इन सब सरफेस पर दिखने वाले रीजन के पीछे किसी न किसी प्रकार का फियर या फिर किसी न किसी प्रकार का गिल्ट या फिर किसी न किसी प्रकार का साइकोलॉजिकल पेन ही होता है, या फिर हो सकता है कि इन सब का कोई कॉम्बिनेशन भी इन सब के पीछे हो। तो ये जो भी होता है कॉम्बिनेशन या फिर इंडिविजुअल फैक्टर, वो अल्टीमेटली उस बंदे के अंदर किसी न किसी प्रकार का ऑब्सेशन जो है वो ट्रिगर कर देता है। और फिर इसी ऑब्सेशन को काउंटर करने के लिए ही ये ओसीडी के बंदे जो होते हैं ये अल्टरनेट चॉइस वाला कंपल्सिव एक्टिविटी करते चले जाते हैं। और ऐसी एक्टिविटीज करने के बाद उन्हें ऐसे लगता है कि जबकि मैंने अभी ये अल्टरनेट चॉइस वाला ऑप्शन चूज कर लिया है तो इसी के चलते वो जो फियर या फिर साइकोलॉजिकल पेन या फिर गिल्ट जो है जिनके चलते मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में किसी ना किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इस कंपल्सिव एक्टिविटी के थ्रू मैंने उसे अच्छे तरीके से काउंटर कर लिया है। तो इसी वजह से अभी मेरी लाइफ में जो भी मुझे लगता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं वो नहीं होंगी। ओके, तो इस तरीके से होता है ये अल्टरनेट चॉइस वाला सेकेंडरी टाइप ऑफ ओसीडी। तो दोस्तों इस तरह से अभी हमने सेकेंडरी टाइप ऑफ ओसीडी के पहले 4 टाइप्स को यहाँ पर जानने की कोशिश की है। इसके बाद के वीडियो में मैं आपको बचे हुए कुछ सेकेंडरी टाइप ऑफ ओसीडी जो है उनके बारे में बताऊंगा, और फिर उसके बाद के वीडियो में मैं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी टाइप ऑफ ओसीडी के फीचर्स बताऊंगा, और फिर उसके बाद के वीडियो में मैं आपको इन सभी प्रकार के ओसीडीज को मैनेज करने के बारे में कई सारे ट्रिक्स बताऊंगा जिनको अप्लाई करके बहुत ही आसानी से आप आपके ओसीडी को मैनेज कर पाओगे। ओके, तो इसी नोट पर आज मैं बस यही रुकना चाहूँगा। मेरी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन दबाकर उसे ऑल पर सेट कर लीजिए। और इसी के साथ साथ मेरे सारे के सारे वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिए। ओके, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।